नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी को अध्ययन कराऊंगा। बालकों, यदि आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। जैसा कि बालकों आप लोगों को मैंने अध्ययन कराया और इस तरह से आपने अध्ययन किया। बालकों, यदि आप ठीक प्रकार से इसको समझेंगे तो आपके ये वीडियो ठीक प्रकार से समझ में आएगा। बालकों, कक्षा 8 में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण भाग 4 इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए बालकों, हमने वनोन्मूलन के बारे में भी पिछले वीडियो में अध्ययन किया। वनोन्मूलन के क्या दुष्परिणाम निकलते हैं और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। अब देखिए बालकों, इसमें जो अध्ययन करने जा रहे हैं हम, वह है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ये किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। बालकों, स्पीशीज सजीवों की समिष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है बालकों कि एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। बालकों, वन्य प्राणी अभयारण्य देखिए। वन्य प्राणी अभयारण्य कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ सीमित क्षेत्र होते हैं जिनको संरक्षित किया जाता है और उसमें प्रवेश करना भी निषेध होता है। वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, विशेष क्षेत्र होते हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। जहां पर क्या रहते हैं? वन्य प्राणी और वन्य जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य यानी वह क्षेत्र ऐसा होता है जैसे वनों की तरह ही होता है, लेकिन वो एक सुरक्षित होता है और उसमें वन्य जीव और वन्य जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। वहाँ पर वे स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? वन्य प्राणी अभयारण्य इन्हें कहते हैं। अगला जो बिंदु है संकटापन्न जंतु। देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे जंतु हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे डायनासोर के बारे में आपने, उड़न गिलहरी, हवाई कौवा, कुछ ऐसे संकटापन्न जंतु हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उन संकटापन्न जंतुओं का रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ विशेष प्रकार की ऐसी पुस्तक बनाई गई है जिसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक किसे कहेंगे? कुछ वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं बालकों? रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। देखिए जैसे हवाई कौवा है, इधर से डायनासोर हैं, बहुत सारे से जंतु हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखने वाली जो पुस्तक है उसे हम बालकों रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। इधर देखिए आप लोग आगे अध्ययन करेंगे प्रवास। प्रवास का मतलब आप जान गए होंगे बालकों कि प्रवास करना कुछ समय के लिए एक विशेष क्षेत्र में आ जाना, विशेष जगह पर आ जाना और निश्चित समय अंतराल के बाद में वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, उसे हम प्रवास कहते हैं। जैसे बालकों आपने साइबेरिया से जो साइबेरियन सारस आते हैं, जो हमारे इधर भरतपुर घाना पक्षी विहार या इधर कई जगह आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्दियों के दिनों में बहुत साइबेरिया में बहुत तेज ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए वो प्रवास की दृष्टि से हमारे देश में आ जाते हैं और यहाँ पर वो अपना समय कुछ समय व्यतीत करके और फिर वो गर्मियों के दिनों में अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। इसे हम प्रवासीय पक्षी भी कहते हैं। तो साइबेरियन सारस को आप क्या कहेंगे बालकों? प्रवासीय पक्षी भी कहेंगे। प्रवास का मतलब समझ गए होंगे आप, यानी प्रवास करना उस कुछ निश्चित समय के लिए वहां पर आना और समय पूरा होते ही वहां से प्रस्थान कर जाना, वह प्रवास कहलाता है। तो साइबेरियन सारस का इसमें उदाहरण हम दे सकते हैं। अगला है कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण। देखिए बालकों, आज के इस युग में यदि हम ध्यान दें तो पेपरलेस शिक्षा हो रही है, धीरे धीरे डिजिटल इंडिया आ गया, तो उसमें कागज का हमें पुनर्चक्रण करेंगे। पुनर्चक्रण का मतलब होता है जो कागज है उसका आपने देखा होगा कि जो अखबार रद्दी जो भी वेस्टेज कागज होते हैं उन कागजों को वहाँ पर वापस जो लोग होते हैं वहाँ ले जाते हैं और कंपनियों में वहाँ पर उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। पुनर्चक्रण करके, जिसको रिसाइकिल भी कहते हैं अपन, पुनर्चक्रण करके और फिर दोबारा उससे भी कागज तैयार करते हैं। इससे भी हम एक तरह से पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, काटने से उनको रोक सकते हैं। पेड़ पौधों को यदि हम कागज का पुनर्चक्रण करेंगे तो हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न नहीं होंगी। बालकों, पुनः वन रोपण। यदि देखिए वनों में लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों का दोहन कर रहे हैं, कल कारखाने लगा रहे हैं, खेती के लिए भी वनों को काटा जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। यदि हम काटे गए वृक्षों के स्थान पर वनों का पुनः रोपण करेंगे, दूसरे पेड़ पौधे लगाएंगे, तो वन पुनः जीवित होंगे और हमारी जो ये धरती है ये ठीक प्रकार से व्यवस्थित रहेगी और हम ठीक प्रकार से हमारा जीवन यहाँ जी सकते हैं। बालकों, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से ये हमको बहुत कुछ देते हैं। पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु गैस ऑक्सीजन मिलती है और भी बहुत सारी हमारी सामग्रियां हैं। वनों से हमें औषधियाँ मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है। ऐसे वनों से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वनों से क्या क्या लाभ हैं। वनों से बहुत सारे लाभ हैं। वनों से हमें गोंद मिलता है, लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है। वनों से हमें बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियाँ और भी बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होती है। तो बालकों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और परीक्षा की दृष्टि से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।
और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।